तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछ रहा है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथस टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, यानी कि एक ही प्लांट का जो फ्लावर है सेम फ्लावर है और उसी फ्लावर का जो ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन्स का वो उसी फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, जीनोगैमी, हेटेरोगैमी, जिटेनोगैमी और ऑटोगैमी। तो राइट आंसर तो जैसे कि हम बात से ही समझ रहे हैं कि उसी के पोलन उसी फ्लोर पे काम आ रहे हैं, तो ये स्वयुग्मन ही है, यानी कि ऑटोगैमी की कंडीशन होती है। लेकिन हमें बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना है कि बाकी टर्म्स का क्या मतलब होता है। तो देखिए जीनोगैमी का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग प्लांट्स वो जेनेटिकली डिफरेंट होने चाहिए, उनके बीच में अगर पोलिनेशन होता है कि एक के फ्लावर के पोलन अगर दूसरे पौधे के किसी फ्लावर की स्टिग्मा पे जा कर के गिरते हैं जो क्रॉस पोलिनेशन के लिए काम करता हो, तब हम कहेंगे इसको जीनोगैमी। अगर हम बात करते हैं हेटेरोगैमी की, तो हेटेरोगैमी का कनेक्शन पोलिनेशन से नहीं है एक्चुअल में। इसका मतलब होता है कि एक ही प्लांट के ऊपर दो अलग अलग प्रकार के जो संरचनात्मक दृष्टि से, स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से और फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो अलग अलग प्रकार के अगर फ्लावर एक ही पौधे पे हों तो उसे अपन हेटेरोगैमी कहते हैं। जैसे मेल और फीमेल फ्लावर हैं वो एक ही पौधे पे एक साथ पाए जाएँ तो वो कंडीशन हेटेरोगैमी होती है। जिटेनोगैमी का मतलब ये होता है कि प्लांट एक ही होना चाहिए, उसके एक फ्लावर से पोलन है वो उसी पौधे के किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर अगर पहुंचते हों तो वो जिटेनोगैमी कहलाता है। तो देखा जाए तो ऑटोगैमी या सेल्फ पोलिनेशन एक बड़ा टर्म होता है। ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों सेल्फ पोलिनेशन के लिए काम करते हैं, जीनोगैमी है वो क्रॉस पोलिनेशन के लिए काम करती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे रहेगा ऑटोगैमी। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा गया है कि हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ऑफ पी प्लांट वर सेलेक्टेड बाय मेंडल, कि मेंडल ने जो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ हैं वो कितनी ली थी अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान। तो हम बुक्स में पढ़ते हैं कि 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले मटर के पौधों पे उन्होंने संकरण से अपने एक्सपेरिमेंट कराए थे। तो उन्होंने 7 जोड़ी करैक्टर्स लिए थे, और जोड़ी करैक्टर्स का मतलब ये है कि वो उन करैक्टर्स को लेकर के होमोजाइगस पेयर्स में थे, यानी कि जैसे टॉल है तो टॉल भी प्योर वैरायटी, यानी कि दोनों कैपिटल टी जिसमें हो, प्योर ब्रीडिंग लाइन जिनको अपन बोलते हैं, ट्रू ब्रीडिंग या होमोजाइगस जिनको बोलते हैं। ऐसे ही ड्वार्फ की भी वहाँ पे प्योर ड्वार्फ कंडीशन थी, यानी कि स्मॉल टी होती है। हालांकि ड्वार्फ तो हेटेरोजाइगस कभी हो भी नहीं सकता, जबकि लॉन्ग है वो तो हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर्स की जो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ थी उनका इस्तेमाल किया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, टर्म लिंकेज वाज कॉइन्ड बाय, कि लिंकेज शब्द का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो है थॉमस हंट मॉर्गन, यानी कि TH मॉर्गन के रूप में हम जिनको जानते हैं, और इन्होंने ड्रोसोफिला की जो जेनेटिक्स है उसके ऊपर बहुत सारे काम करने के बाद में लिंकेज की जो वर्ड था उसको कॉइंड किया था। इसके अलावा यहाँ पे और नाम दे रखे हैं साइंटिस्ट के, हम उनकी अगर हम बात करें तो वाल्टर स्टन और थियोडोर बॉवेरी, इन दोनों ने मिलकर के एक थ्योरी दी थी और उस थ्योरी का नाम है बॉवेरी शटन क्रोमोजोमल थ्योरी। तो जो मेंडल के जो नियम हैं, यानी कि जो जेनेटिक्स के अंदर मेंडल के जो नियम थे, उन नियमों को क्रोमोसोम्स के आधार पे समझाने का जो काम था वो सटन और बॉवेरी ने मिलकर के अपने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किया था। तो उनका कनेक्शन है वो मेंडलिज्म को क्रोमोसोम के ऊपर बेस करने को लेकर के था। ऐसे अगर हम थर्ड ऑप्शन में जो नाम दे रखा है हैंकिंग, इनकी बात करें तो इनका पूरा नाम हरमन हैंकिन है। इन्होंने सबसे पहले एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी की थी। तो ये एक अलग से आप ध्यान रखें कि हैंकिन का जो रोल है वो एक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी को लेकर के है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। क्वेश्चन नंबर 55 में हमसे पूछ रहा है कि एलाइजा एक डिटेक्शन टेक्निक है, बायोकेमिस्ट्री की एक तकनीक होती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे के रूप में हम इसको पढ़ते हैं।
डायग्नोस्टिक टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, कि एलाइजा टेस्ट का इस्तेमाल किसके डायग्नोसिस में होता है, तो कैंसर, टाइफॉइड, एड्स, फिलेरिस, ऐसे 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो देखिए कैंसर का डिटेक्शन करने के लिए एक्चुअल में जो डायग्नोसिस होता है उसमें सीटी स्कैन्स हैं, बायोप्सी टेस्ट है, वो किए जाते हैं, वहाँ पे एलाइजा नहीं किया जाता है। अगर हम टाइफॉइड की बात करें तो टाइफॉइड का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है, उसका पता लगाने के लिए जो विक्टिम या जो पेशेंट होता है उसके ब्लड से, उसके स्टूल या उसके यूरिन के सैंपल्स में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की जाती है, यानी कि बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है, वहाँ पे भी एलाइजा का रोल नहीं है। ऐसे ही फिलेरिसिस जो डिजीज होती है वहाँ पर भी ब्लड सैंपल के अंदर प्रेजेंट जो एक्टिव इन्फेक्शंस हैं उनका पता लगाने के लिए माइक्रोस्कोप का ही इस्तेमाल होता है। और देखा जाए तो कैंसर, टाइफॉइड और फिलेरिस, इन तीनों ही डिजीज़ के अंदर एलाइजा का इस्तेमाल नहीं होता है। पहले तो हम बात करते हैं कि एलाइजा में होता क्या होगा। तो एलाइजा की अगर हम बात करें तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, तो जैसे बात की जाए तो किसी भी एंटीजन को सॉलिड स्टेट के ऊपर या जो सॉलिड फेज होती है उसके ऊपर उसको रखा जाता है या पकड़ाया जाता है, उसके बाद में उसके अगेंस्ट काम करने वाली एंटीबॉडी को उसके ऊपर जोड़ा जाता है। जो एंटीबॉडी होती है उसके साथ में कोई एंजाइम जुड़ा रहता है और जो एंजाइम है वो किसी सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क करता है और जो सबस्ट्रेट है वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है, यानी कि अगर एंटीजन की एंटीबॉडी से इंटरेक्शन हुई तो वो इंटरेक्शन एंजाइम के पास उसका मैसेज आएगा और एंजाइम एक्टिव होकर के अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और जो सबस्ट्रेट है वो क्रोमोजेनिक होता है। क्रोमोजेनिक का मतलब ये है कि जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसका एक कलर आता है। तो एलाइजा एक विजुअल टेक्निक है जो इम्यूनो टेक्निक है देखा जाए तो, यानी कि एंजाइम और एंटीजन की जो बाइंडिंग है वो यहाँ पे एक्सप्लॉइट होती है। तो इम्यूनो टेक्निक है लेकिन ये विजुअलाइज टेक्निक होती है कि आँखों से जो रिजल्ट हैं, जो कलर का चेंज होना है वो देखा जा सकता है। तो एड्स के मामले के अंदर अगर हम बात करें तो जो कॉजल वायरस है एचआईवी वायरस की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। और देखा जाए तो एचआईवी वायरस का एक पर्टिकुलर प्रोटीन है दैट इज HIV-P24, आप इसको ध्यान रखेंगे। प्रोटीन का नाम है HIV-P24। ये एक एंटीजन के रूप में इस टेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है कि सैंपल में अगर ये एंटीजन है तो इसके अगेंस्ट काम करने वाला एंटीबॉडी इस टेक्निक में इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि हमारा जो HIV वायरस है वो RNA वायरस है, तो साथ में जो टेक्निक जब इसका डिटेक्शन होता है या एड्स का डायग्नोसिस किया जाता है तो HIV-P24 जो वायरस का पार्ट है, एंटीजन है जिसके रूप में हम इसको टेस्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक जो है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अकेली एलाइजा से एड्स का डिटेक्शन नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में केवल एक एड्स ऐसा है। हालांकि एड्स भी यहाँ पे नहीं, हाँ खैर डिजीज़ के एंगल से यहाँ पे एड्स लिखा जा सकता है। अदरवाइज़ तो हम HIV जो वायरस है उसका पर्टिकुलर एंटीजन HIV-P24 उसके डिटेक्शन के लिए एलाइजा टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। और क्वेश्चन नंबर 60 को अगर हम देखें तो ये प्लांट डिजीज़ वाले सेक्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि प्लांट डिजीज़ विच डेवलप ड्यू टू ए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, कि प्राकृतिक रूप से जो जीन अभियांत्रिकी जिसको अपन बोल सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी वाला जो ऑर्गेनिज्म है उससे कौन सी डिजीज़ होती है। तो 4 ऑप्शन है देखिए। सीट्रस कैंकर की अगर हम बात करें तो ये जैंथोमोनास एक्जोनोपोडिस जो बैक्टीरिया है उससे होता है। विचेस ब्रोम और फिलोइडी ये दोनों ही फाइटोप्लाज्मा से होने वाली डिजीज़ है। जबकि जो क्राउन गोल्ड डिजीज़ होती है ये एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से होती है। और चूँकि हम एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस के बारे में जानते हैं कि ये सॉइल के अंदर मिलने वाला एक बैक्टीरिया है जो पौधे के तनों में, ज़मीन के आसपास वाले भागों में जब कट लगते हैं तो सॉइल से ये बैक्टीरिया उन घाव के थ्रू पौधे की बॉडी में या कॉर्टेक्स वाले भागों में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद में
जो बैक्टीरियम है उसमें ख़ास प्रकार का प्लाज्मिड पाया जाता है, जिसे अपन ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड या टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं। और उस प्लाज्मिड का भी एक ख़ास भाग होता है जिसे अपन ट्रांसफ़र डीएनए या टीडीएनए बोलते हैं। तो टीडीएनए को बैक्टीरिया ट्रांसफ़र कर देता है होस्ट सेल के जीनोम के अंदर, और फिर वहाँ पे क्राउन गाल फॉर्मेशन के लिए जो नीडेड, जो ज़रूरी होते हैं हार्मोन सिंथेसिस, जिनकी वजह से हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया होते हैं और बाद में गाल के रूप में एक ट्यूमर की फॉर्मेशन होने लग जाती है। तो क्राउन गाल डिजीज़ को कोज करने वाला जो बैक्टीरियम है, उस बैक्टीरियम को हम इन विट्रो स्टडीज़ यानी कि जीन ट्रांसफ़र टेक्निक्स या टीडीएनए मीडिएटेड जो जीन ट्रांसफ़र टेक्निक्स होते हैं उनमें भी इस्तेमाल करते हैं। उसको हम एज ए वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। तो प्राकृतिक रूप से मिलने वाला जो कॉजल ऑर्गेनिज्म जो किसी जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में काम आता है या जीन को ट्रांसफ़र करने के काम आता है, तो वो डिजीज़ हमारी रहेगी क्राउन गाल डिजीज़, जो कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के टीडीएनए की वजह से होती है। तो आई होप इस प्रश्न में पूछा गया है मक्षिका जीविस का प्रयोग, बी वेनम मधुमक्खी का जो विष होता है उसका उपयोग किसके उपचार में किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मायोपिया। मायोपिया जिसको हम हिंदी में निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। इस दोष में जो पास की वस्तुएं होती हैं वो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखती। इसके उपचार स्वरूप अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। अवतल लेंस से बने चश्मे काम में लिए जाते हैं। यहाँ पर हमें 1-2 बातों का पता होना चाहिए। नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु के बारे में काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, अर्थात नेत्र से 25 सेंटीमीटर तक की दूरी पर रखी कोई वस्तु नेत्र के स्वस्थ व्यक्ति के नेत्र के द्वारा साफ दिखाई देती है। दूर बिंदु एक स्वस्थ व्यक्ति अपने नेत्र से अनंत दूरी तक की वस्तु को साफ देख सकता है। यानी वो स्वस्थ व्यक्ति अपने नेत्र से 25 सेंटीमीटर तक की दूरी पर रखी हुई वस्तु को भी साफ देख सकता है और अनंत दूरी पर रखी वस्तु को भी साफ देख सकता है। तो उसका निकट बिंदु हो गया 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु हो गया अनंत। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है मलेरिया। मलेरिया जैसे कि हम जानते हैं मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है, और हमने पिछले ऑडियो में भी इसके बारे में बात की थी कि प्लाज्मोडियम के 4 प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं जो मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। सर्वाधिक सामान्य रूप से जो पाई जाती है वो होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और इसका वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। अब हम बात करेंगे इसके उपचार के लिए। तो इसके उपचार के लिए सिनकोना नाम का जो पौधा है या पेड़ है उसकी छाल से प्राप्त होती है कुनेन नामक पदार्थ, जो कि एक प्राकृतिक श्वेत रंग का क्रिस्टलाइन एल्कलॉइड होता है, और इस कुनेन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। कुनेन फैमिली की ही क्लोरोक्विन जो है सबसे सस्ती और प्रभावी दवा मलेरिया की मानी गई है और मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त की जाती है। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस क्या होता है? जोड़ों की सूजन के कारण जोड़ों में या घुटनों में जब हड्डियों के जितने भी जोड़ हैं वहाँ पर यूरिक एसिड जब जमा जाता है तो वो गठिया का रूप ले लेता है और वहाँ पर सूजन और दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से चलने फिरने में दिक्कत आती है। तो इसके उपचार स्वरूप बी वेनम थेरेपी, जो मधुमक्खी का विष होता है उसकी थेरेपी काम में ली जाती है, और इससे जिस स्थान पर ये गठिया है वहाँ दर्द और सूजन से राहत मिलती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर थर्ड है, तीसरा होगा। चौथा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कोलेरा, जिसे हम हैजा भी कहते हैं। इसके सामान्य लक्षण है उल्टी और दस्त का होना। यह बैक्टीरिया जनित रोग होता है और दूषित भोजन और जल से फैलता है। इस रोग से ग्रसित होने पर एंटीबायोटिक दवा दी जाती है और
रिहाइड्रेशन करना ज़रूरी है। इसमें ऑरल मुख से भी हम रिहाइड्रेशन करवाते हैं ORS का घोल दे करके, और इन वैन ड्रिप के द्वारा भी रिहाइड्रेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें कहा गया है मोती पर्ल किससे प्राप्त होता है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है म्यूरेक्स ट्रंक्यूटस। यह मोलस्का फाइलम के क्लास गैस्ट्रोपोडा का सदस्य है। ये समुद्रों में पाया जाता है। प्राचीन समय में जो ये घोंगे हैं, इनसे निकलने वाले श्लेष्मा को डाई बनाने में काम में लिया जाता था। आज भी कुछ रूप में इसका डाई बनाने में प्रयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है पिंक टाटा वल्गेरिस। पिंक टाटा वल्गेरिस यह फाइलम मोलस्का की क्लास बाइवाल्विया का सदस्य है, और मोती के निर्माण में पिंक टाटा वल्गेरिस जो सिपियाँ हैं वो प्रयुक्त होती हैं, वो काम में आती हैं, वो मोती का उत्पादन करती हैं। तीसरा ऑप्शन है ब्रेकिस्टोमिया। यह भी फाइलम मोलस्का के क्लास गैस्ट्रोपोडा का सदस्य है। यह एक समुद्री स्नेल है। मेडियोलेरिया, यह क्लास बाइवाल्विया का मेंबर है फाइलम मोलस्का के, और इसको आगे फैमिली माइटिलिडी में वर्गीकृत किया गया है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वर्तमान में मस्कुलस वेरिकोसस है, और इसका प्रयोग मोती उत्पादन में नहीं किया जाता। मोती निर्माण में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो 70 नंबर जो प्रश्न है उसका सही आंसर होगा पिंक टाटा वल्गेरिस। अब हम क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज किसने की थी। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया हुआ है जे लेडरबर्ग का। जे लेडरबर्ग को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने नॉर्टन, जिंडर और इन्होंने यानी जे लेडरबर्ग ने मिल करके ट्रांसडक्शन के बारे में बताया, इसकी खोज की। कंजुगेशन की खोज की लेडरबर्ग और एडवर्ड टॉटम ने मिलकर। दूसरा ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है ए.ई. जैकब के द्वारा। ए.ई. जैकब जो है ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने ट्रांसपोजिशन पर काम किया था। और तीसरा ऑप्शन है कैरी मूलिश के द्वारा। कैरी मूलिश ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज की थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा तीसरा कैरी मूलिश। चौथा ऑप्शन इसमें है बारबरा मैकलिंटॉक। बारबरा मैकलिंटॉक ने ट्रांसपोजन, जिसको हम जंपिंग जीन भी कहते हैं, उसकी खोज की थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। प्रश्न है प्रथम ट्रांसजेनिक गाय क्या है। तो यहाँ पर ट्रांसजेनिक गाय और हमें ट्रांसजेनिक एनिमल और क्लोन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो क्लोन क्या होता है? क्लोन जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी होती है। किसी भी जीव की आनुवंशिक रूप से एकदम समान कॉपी या एकदम समान जीव उसका क्लोन कहलाता है। और ट्रांसजेनिक एनिमल में क्या होता है? एक जीव, कोई ऐसा जीव जिसके जीनोम में किसी फॉरेन जीन को इंसर्ट किया गया हो, तो वो जीव ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाता है। इट मीन्स ये आइडेंटिकल कॉपी नहीं होती, इसमें जीव के जीनोम में किसी जीन को इंसर्ट करवाया जाता है। तो यहाँ पर हमें इसके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। यानी ट्रांसजेनिक एनिमल कभी भी आइडेंटिकल कॉपी नहीं होती किसी भी जीव की। ओके, तो पहला ऑप्शन इसमें जो दिया हुआ है वो है डॉली। डॉली जो है एक भेड़ है, जो भेड़ थी जिसका जन्म 5 जुलाई 1996 को हुआ था। यह प्रथम स्तनधारी है
जिसको एक एडल्ट सोमेटिक सेल से क्लोन किया गया हो, क्लोन है, ये एक क्लोन है, ट्रांसजेनिक एनिमल नहीं है। अब है पॉली, सेकेंड ऑप्शन क्या है पॉली, और थर्ड ऑप्शन क्या है मोली। अब इन दोनों के बारे में साथ में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जन्म एक साथ ही हुआ था 1997 में। ये भी भेड़ है, ये भी भेड़ हैं। तो डॉली के जन्म के 1 साल के बाद में पॉली और मोली का जन्म हुआ था 1997 में। ये भी प्रथम स्तनधारी हैं, ये भी प्रथम स्तनधारी हैं जो क्लोन होने के साथ साथ ट्रांसजेनिक एनिमल भी हैं। यानी ये क्लोन तो है ही हैं प्लस ट्रांसजेनिक एनिमल भी हैं। प्रथम स्तनधारी जो क्लोन के साथ साथ ट्रांसजेनिक एनिमल भी हैं। अब ये ट्रांसजेनिक एनिमल कैसे हुए? इसमें जो एडल्ट डोनर न्यूक्लियस था, जो सोमेटिक सेल जो काम में ली गई क्लोन बनाने के लिए, उस सोमेटिक सेल का जो न्यूक्लियस है उसके जीनोम में मॉडिफिकेशन किया गया। इस प्रकार ये क्लोन के साथ साथ ट्रांसजेनिक एनिमल भी कहलाए। तो प्रथम स्तनधारी जो क्लोन के साथ साथ ट्रांसजेनिक एनिमल भी हैं। अब ऑप्शन है चौथा रोजी। ये एक ट्रांसजेनिक गाय है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक गाय, प्रथम ट्रांसजेनिक गाय है जिसका जीनोम ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्बुमिन जीन युक्त होता है। यानी इस गाय के जीनोम में ह्यूमन जीन जो है अल्फा लैक्टो एल्बुमिन, उसको इंसर्ट करवाया गया। इस गाय का नाम है रोजी, इसलिए इसे फर्स्ट ट्रांसजेनिक गाय भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84, कोशिका भित्ति रहित कोशिका क्या कहलाती है? सेल विदाउट सेल वॉल इज नॉन एज। चारों ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है साइटोप्लास्ट। अब साइटोप्लास्ट हम किसे कहते हैं? कोई सेल जो है अगर उसमें सेल मेम्ब्रेन है और उसका साइटोप्लाज्म है, लेकिन उसके न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया हो, तो उस सेल को साइटोप्लास्ट कहते हैं। इट मीन्स उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, केवल सेल और सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म होता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है क्रोमोप्लास्ट। ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अतिरिक्त। क्लोरोप्लास्ट कौन से होते हैं? जो हरे रंग के वर्णक युक्त लवक होते हैं। हरे रंग को छोड़ करके अन्य रंगों से युक्त वर्णक, अन्य रंग के वर्णकों युक्त लवक क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। और प्रारूपिक रूप से इनमें पीले और नारंगी रंग के वर्णक पाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन जो है इसमें प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट क्या है? यह प्लांट, बैक्टीरियल और फंगल सेल होती है। यानी यह तो प्लांट सेल हो सकती है, बैक्टीरियल सेल हो सकती है, या कवकीय सेल हो सकती है। और इस सेल में से इसकी सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाता है। तो जब सेल वॉल को रिमूव कर दिया, यानी ऐसी सेल जिसमें पहले से सेल वॉल थी, अगर हम उसमें से उसकी सेल वॉल को रिमूव कर दें तो जो बचती है उसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रोटोप्लास्ट। थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। फोर्थ ऑप्शन जो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भी एक लिपिड है, सॉरी प्लास्टिड है। लिपिड अभी हमने शायद मैंने क्रोमोप्लास्ट के अंदर भी प्लास्टिड शब्द प्रयुक्त किया होगा। अगर मैंने भूलवश वहाँ लिपिड इस्तेमाल कर लिया हो तो उसमें सुधार कर लीजिएगा। प्लास्टिड। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। इसमें केवल हरे रंग के वर्णक युक्त प्लास्टिड को छोड़ करके। और क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? वे प्लास्टिड जिसमें हरे रंग के वर्णक होते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, प्रोटोप्लास्ट। धन्यवाद।